हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीके शर्मा। आज का हमारा जो टॉपिक है ये पार्ट सेकंड है, क्लास 11th हिंदी मीडियम बेसिक का जीव जगत जो पहला चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, और वो है जीव जगत में विविधता। देखो, जीव जगत में विविधता को हम दूसरे शब्दों में लिखे तो हम लिख सकते हैं जैव विविधता। जैव विविधता। अब जैव जो शब्द निकल के आया है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो जैव जो शब्द निकल के आया है उसका मतलब है जैव, जीव। जीव मतलब सजीव, ठीक है। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सजीव जो है वो जीव होते हैं और जीव ही क्या होते हैं, सजीव होते हैं। देखो, हम रहते हैं पृथ्वी पर। हम कहां रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी पर जो जगत पाए जाते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, हमने बात की थी। एक तो पाया जा रहा था निर्जीव जगत, और एक मिल रहा था सजीव जगत। निर्जीव जगत और सजीव जगत को हमने पहले पहचाना था, और सजीव जगत के लिए हमने कहा था कि सजीव भी होते हैं जिनके अंदर सजीव होने के विशिष्ट गुण होते हैं। विशिष्ट गुण होते हैं। अब सजीव होने के विशिष्ट गुण होते हैं जैसे उपापचय, संवेदना आदि, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है ना। ऐसे हमने बहुत सारे गुण पढ़े थे, 7-8 गुण पढ़े थे हमने विशिष्ट गुण सजीवों के पिछली बार। अब विशिष्ट गुण का एक नियम था, और विशिष्ट गुणों का जो नियम था वो ये था कि ये सभी सजीवों में होने चाहिए। अगर 100 सजीव हैं जिनके अंदर कोई गुण है, और 100 में से वो गुण केवल 99 कोई है और एक सजीव को नहीं है, तो उस गुण को विशिष्ट गुण नहीं माना जाएगा। क्योंकि विशिष्ट गुण वाला नियम कहता है कि जो गुण है वो 100 के 100 सजीवों में होना चाहिए। इसका मतलब पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सजीवों के अंदर होना चाहिए, तो वह विशिष्ट गुण है, नहीं तो वो सजीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। और सजीव और निर्जीव को इन्हीं विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाना जाता है। आई बात समझ में? अगर सजीव जगत की हम बात करें तो देखो, सजीव जगत के अंदर जो पाए जाते हैं वो जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीव। इस सजीव जगत के अंदर पाए जाते हैं जीव। और पृथ्वी पर यदि हम बात करें, पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव हैं। जीव हैं। अब पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव हैं और सभी भिन्न है, एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कुत्ता सजीव है, बिल्ली सजीव है, शेर सजीव है, मानव सजीव है, बंदर सजीव है, आदि बहुत सारे, गाय भैंस घोड़ा गधा, ये सब सजीव है। और ये जो सजीव है, तो क्या कुत्ते की जैसे सब है क्या? सब विशिष्ट गुण रखते हैं, सभी सजीव हैं, सभी के अंदर अपने अपने विशिष्ट गुण हैं जो इनको सजीव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से भिन्न है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीवों के मध्य पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। जैव का मतलब है जीव, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैव का मतलब जीव। तो जितने भी पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं, जैव पाया जाता है, उनके अंदर पाए जाने वाली विभिन्नताओं को
क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, निर्जीवों की बात हम बायोलॉजी में करेंगे ही नहीं, निर्जीव केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़े जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर जीव विज्ञान में केवल जीवों की बात की जाती है, सजीवों की बात की जाती है, और पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहा जाता है। एक छोटी सी लाइन है जिसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डाइवर्सिटी, विविधता को हम कहते हैं जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी। अब पृथ्वी पर आप आपके चारों ओर देखो कितने सारे जीव जंतु हैं, क्या सभी जीव एक जैसे हैं? क्या आपके घर में जो भैंस बंधी हुई है वो भैंस आपके जैसी है क्या? बिल्कुल नहीं है। मेमेलिया वर्ग के अंदर आती है, लेकिन फिर भी वो क्या है? अलग है, हमसे विभिन्न है। अरे जब बच्चा अपने माता पिता के समान नहीं है, अपने माता पिता से भी भिन्नता रखता है, जिनसे वो पैदा होता है उनसे भी वो भिन्नता रखता है, विविधता रखता है। तो ये तो जो बहुत सारे जीव हैं जिनसे हम पैदा भी नहीं हुए, हम तो पैदा नहीं हुए, हमारे पूर्वज हुए होंगे जो अमूर्त विकास में, पढ़ लेंगे उनको, लेकिन वो जो हमारे चारों ओर है, सराउंडेड है हमारे, वो भी क्या है? हमसे अलग है। और जीवों का इस प्रकार एक दूसरे से विभिन्न होना या भिन्न होना या अलग अलग प्रकार के होना ही क्या है? जैव विविधता कहलाता है। तो इसका मतलब, विविधता का मतलब होता है कि विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता। तो जैवों में पाई जाने वाली या जीवों के मध्य पाई जाने वाली या सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। ओके, देखो एक छोटी सी एक वर्ड है IUCN, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो नेचर है, यह एक संघ है। क्या है? एक संघ है। और इस संघ के अकॉर्डिंग हम बात करें, इस संघ के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1948 के अंदर हुई थी। और 1948 के अंदर जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय मंथ था अक्टूबर और डेट थी 5। तो इसका मतलब 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हिंदी में नाम है प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। इसकी जो स्थापना थी 5 अक्टूबर 1948। 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये ग्लैंड शहर, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक शहर है, सॉरी एक देश है, उसका एक सिटी है, शहर है ग्लैंड। वहां पर 5 अक्टूबर 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड शहर स्विट्जरलैंड है। और इसका जो हिंदी में नाम है, जो हम अभी बता रहे थे आपको, इसका हिंदी में नाम है प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय
संघ। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, और हमारे जो पृथ्वी है उसका जो नेचर है, वातावरण है, वो प्रकृति है। इनके अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो जितने भी जैव हैं या जितने भी प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति से पाए जाते हैं या प्रकृति से हमें मिलते हैं, उन सभी के संरक्षण का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। इसका मतलब बहुत सारे देश है जो इसके अंदर है। और इसकी स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड ग्लैंडशर के अंदर हुई थी। और इसका कार्य है रेड लिस्ट जारी करना। अब रेड लिस्ट की बात करें तो इसका जो प्रसिद्ध प्रकाशन है वो है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज की बात है कि रेड लिस्ट का मतलब होता है एक लाल लिस्ट। अब लाल लिस्ट का मतलब है लाल डायरी, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर पृथ्वी से विलुप्त होते हुए या होने वाले और हो चुके जानवरों की, पादपों की भी होता है, जातियों के नाम या जानवरों के नाम। ठीक है, इसके अंदर पृथ्वी से जो विलुप्त हो चुके हैं और या फिर कोई जीव है जो विलुप्त होने की कगार पे है, उसका शिकार ज्यादा किया जा रहा है, तो ऐसे जो जीव हैं उनके लिए एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट को कहते हैं रेड लिस्ट। ये जारी करता है आईयूसीएन। कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका प्रसिद्ध प्रकाशन है। इससे हमें पता चलता रहता है कि कौन सी जानवर खत्म हो चुके हैं, कौन सी स्पीशीज कब खत्म हुई है या अभी कौन सी खत्म होने वाली है, किसका शिकार ज्यादा लगातार हो रहा है और किसका शिकार होने के कारण या किसी भी वजह से, प्राकृतिक या नेचर की वजह से कौन सी स्पीशीज खत्म हो चुकी है। वैसे ज्यादातर मैं बात बताऊं तो ज्यादातर स्पीशीज तो हमने ही खत्म कर दी, कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है। प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ जो कर रहा है वो मानव ही कर रहा है और कोई दूसरा जानवर नहीं कर रहा। हम अपने भोग विलास और सुंदरता के नशे के अंदर अपने आपको सजाने में इतने व्यस्त हो गए कि जीवों को मारे जा रहे हैं। तो स्पीशीज तो खत्म होनी है, लेकिन उनके बारे में जो जानकारी निकाल के देता है वो देता है कौन? आईयूसीएन, रेड लिस्ट के नाम से। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन ने पृथ्वी पर जीवों की जो जातियों की संख्या है वो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन बताइए। कितनी बताइए? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन प्रजातियों की संख्या बताइए कि पृथ्वी पर इतनी प्रजातियां हैं। अगर इतनी प्रजातियां हैं तो बेटा कितनी जैव विविधता होगी सोचो। तो पृथ्वी पर तो जैव विविधता भर भर के है, भर भर के जैव विविधता है, मिलियन प्रजातियां। भर भर के है। अगर इसको समझना है तो हम अपने चारों ओर देख लेते हैं कितने सारे जीव हैं, और जितने भी जीव हमारे चारों ओर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, विभिन्न है, उनके अंदर विभिन्नताएं हैं और ये विभिन्नता ही जैव विविधता है। तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता। ओके, तो ये बात यहां पे होती है। एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी, बता देता हूं इसको मैं इधर से। इसी टॉपिक के अंदर एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। क्या होता है? वर्गीकी होता है। वर्गीकी
वर्गीकी वर्गीकरण से संबंधित है। क्लासिफिकेशन हमने कहा था कल फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सॉरी फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात करेंगे, जहां पे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हमारे यूनिट का नाम है फर्स्ट क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, तो वहीं पर हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे देखो वर्गीकरण की ओर आ रहे हैं। टेक्सोनोमी जो वर्ड है उसका मतलब होता है वर्गीकी, और जो टेक्सोनोमी है इसी से वर्गीकी बना है, ध्यान रखना। वर्गीकी से टेक्सोनोमी नहीं बना है। टेक्सोनोमी दो लैटिन वर्ड टैक्सिस और नॉमस से मिलके बना हुआ है। टैक्सिस और नॉमस से, अगर हम नॉमस की बात करें तो बेटा इसका मतलब होता है लॉ या रूल्स, ठीक है। और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, व्यवस्थित। और लॉ का मतलब होता है नियम, ठीक है। ध्यान रखना, अभी बात करेंगे। लॉ का मतलब होता है नियम, अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि साइंस की ऐसी ब्रांच, विज्ञान की या जीव विज्ञान की वो ब्रांच जिसके अंदर जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर नियम श्रृंखला के बेस पर, नियम श्रृंखला के आधार पर व्यवस्थित समूहों में रखना ही क्या है, व्यवस्थित समूहों में रखना ही टैक्सोनॉमी या वर्गीकी है। देखो वर्गीकी जो है, टैक्सोनॉमी जो है, देखो वर्गीकी से बढ़िया टैक्सोनॉमी शब्द है जो याद बहुत जल्दी होता है। तो टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी जो है, इसके अंदर कुछ, इसके अंदर क्या क्या आता है देखो। इसके अंदर आता है एक तो जीव के लक्षणों का वर्णन, मैं लिख देता हूं। पहला आएगा इसके अंदर जीव के लक्षणों का वर्णन, दूसरा पॉइंट है पहचान, तीसरा पॉइंट है नामकरण, और चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर वर्गीकरण। तो वर्गीकी के अनुसार यदि हमें कोई जीव मिलता है तो उस जीव का सबसे पहले हम उसके लक्षणों का वर्णन करते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं कि जीव कैसा है, किस प्रकार का है, कितने पैर हैं, पंख है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का वर्णन किया जाता है सबसे पहले। लक्षणों के वर्णन के आधार पे कोई जीव है, जैसे पृथ्वी पर एक, ये पृथ्वी है, इस पर एक जीव मिला हमें नया ए, और पृथ्वी पर पहले से बहुत सारे जीव है पी क्यू आर एस, ये कुछ जीवों के जातियां हैं। एक नया जीव मिला ए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, देखेंगे तभी तो पहचानने की कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं है। नया जीव है, वैज्ञानिकों को मिलेगा, हमको मिलेगा, एक ही बात है। अगर हमको मिलेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई ये बला क्या है, और इस बला को पहचानने के लिए हम उसके लक्षण देखेंगे, लक्षणों का वर्णन करेंगे। लक्षणों का वर्णन करके, लक्षणों को पहचान कर, देख कर हम हमारे पास पहले से जो जीव जातियां हैं, पुरानी जो जीव जातियां हैं, उन पुरानी जीव जातियों के लक्षणों से मिलाएंगे। सपोज करो ये क्यू जाति से मिल गया, इसके लक्षण इससे ज्यादा मिल गए, तो इसकी पहचान करेंगे तो हम बताएंगे कि ये क्यू जाति से संबंधित है, पहचान हो गई। पहचान होने पर हम इसकी क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे कि ये जो जीव मिला है इसको किस नाम से जाना जाए, ताकि इसको एक स्पेशल नाम दिया जाए। इसका नामकरण करेंगे, और नामकरण करेंगे वो द्विनाम पद्धति के आधार पे करेंगे, द्विनाम पद्धति के आधार पे। द्विनाम पद्धति के आधार पे इसका नामकरण करेंगे, जो कि वैज्ञानिक नामकरण होगा इसका, और वैज्ञानिक नामकरण करने के बाद इसका वर्गीकरण करेंगे कि ये किस समूह के अंदर जाता है।
और जिस समूह के अंदर इस प्रजाति के अंदर जाएगा तो इसके अंदर रख देंगे। तो इस तरीके से टेक्सोनॉमी वर्गीकरण के अंदर ये 4 पॉइंट आते हैं और चारों पॉइंटों का यूज किया जाता है। अगर वर्गीकरण की हम बात करें तो वर्गीकरण नॉर्मली वर्गीकरण 2 प्रकार की होती है, एक तो कोशिकीय और एक रसायन। ये जो जीव मिला है इसकी कोशिकीय संरचनाओं वगैरह को देखकर इसका वर्गीकरण करेंगे तो कोशिकीय वर्गीकरण कहलाएगा। और एक होता है रसायन वर्गीकरण, और रसायन वर्गीकरण के अंदर बेटा क्या करते हैं हम, रसायन वर्गीकरण के अंदर हम करते हैं कि जीव की कोशिका के अंदर जो जो रसायन मिलेंगे, जैसे न्यूक्लिक अम्ल हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारी जीव है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वगैरह, इन सभी जीवों के आधार पे जब उसका वर्गीकरण करेंगे वो रसायन वर्गीकरण कहलाएगा। तो वर्गीकरण कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कोशिकीय वर्गीकरण और एक रसायन वर्गीकरण। तो कोशिकीय वर्गीकरण के अंदर कोशिकीय संरचना वगैरह को लेकर हम उसका वर्गीकरण करते हैं, और रसायन वर्गीकरण के अंदर हम कोशिका जिन रसायनों से बनी हुई होती है उन रसायनों की स्टडी करके, अध्ययन करके उसका वर्गीकरण करते हैं। आई बात समझ में यहां तक? ठीक है। एक और शब्द की बात कर रहे हैं, अभी हमने द्विनाम पद्धति की बात की है, तो हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर एक और बात है, एक और शब्द है, और वो वर्ड है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, हमारे माइंड के अंदर अभी आ रहा होगा क्रमबद्ध या क्रमबद्धता या एक सिस्टम के साथ व्यवस्थित किया जाना ही क्या है, सिस्टमैटिक्स है। सिस्टमैटिक्स की बात करें तो इसको देने वाला भी तो कोई आदमी होगा, ये तो है नहीं कि सीधा ही आ गया कहीं से। तो एक नया टॉपिक है सिस्टमैटिक्स। देखो सिस्टमैटिक्स के अंदर बात करें तो एक आदमी था, हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और उसका नाम था कैरोलस लिनियस। इसको एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है कार्ल लिनियस। कैरोलस को कार्ल लिनियस भी कह देते हैं। ये आदमी है और इसने एक बुक लिखी थी बेटा, इसकी एक बुक है, पुस्तक है, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और ये जो सिस्टेमा नेचुरी है, इसके सिस्टेमा से एक शब्द बना है सिस्टमैटिक्स। क्या वर्ड शब्द बना है, सिस्टमैटिक्स। कैरोलस लिनियस की बुक है सिस्टेमा, जिससे लिया गया सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स विज्ञान बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। ये भी वर्गीकरण की ही ब्रांच है, शाखा है। जैसे टैक्सोनॉमी है वैसे ही इसी न्यू सिस्टमैटिक्स और निकल के आया एक वर्ड, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब सिस्टमैटिक्स एक व्यवस्थित अरेंजमेंट और भी ज्यादा व्यवस्थित वर्गीकरण करने की एक शाखा है, अगर हम अपनी भाषा में बात करें। ये जो देने वाला आदमी है, जो साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, इसको इसी कारण आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता क्यों कहते हैं बेटा? देखो इसने वर्गीकरण के अंदर 4 पॉइंट थे, ठीक है ना। इसने जो सिस्टमैटिक्स दिया, जीव विज्ञान की शाखा है ये, जीव विज्ञान की शाखा है। और कैसी शाखा है? वर्गीकरण शाखा है।
और जो वर्गीकरण शाखा है वो है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, इस सिस्टमैटिक्स के अंदर कुछ पॉइंट आते हैं वर्गीकरण के लिए, आप नियम बोल दो उनको, कुछ लॉज हैं, कुछ नियम है वर्गीकरण के लिए। पहला है लक्षणों का वर्णन। बिल्कुल, वर्णन नहीं करेंगे तो पहचान कैसे होगी, और पहचान नहीं होगी तो फिर हम नामकरण कैसे करेंगे, और जब हम नामकरण नहीं करेंगे तो उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। सही है ना बात। तो लक्षणों का वर्णन, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ये 4 पॉइंट है जो सेम है टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, जैसे टैक्सोनॉमी में थे। लेकिन एक छोटी सी चीज है, इसके अंदर उद्विकासीय लक्षणों का भी अध्ययन किया जाता है। अब उद्विकासीय लक्षण कैसे, उद्विकासीय लक्षणों का अध्ययन मतलब हम बात करें तो जीवों के उद्विकासीय, उद्विकासीय अध्ययन, एक 5वां पॉइंट है उद्विकासीय अध्ययन। अगर इसके अंदर उद्विकासीय अध्ययन किया जाता है तो मतलब पहले वर्गीकी की तरह पहले जो जीव मिलेगा उसके लक्षण देखेंगे, उसकी पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद ताकि हम उसको भविष्य में मिले तो उसको पहचान जाए कि ये क्या है, उसके लक्षणों के बेस पे हम पहचानेंगे, पहचान के उसका द्विनाम पद्धति के हिसाब पे नामकरण करेंगे। नामकरण के द्वारा यह वही आदमी है कैरोलस लीनियस, इसने नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, और यही वो आदमी है जिसने 2 जगत वर्गीकरण दिया था। दोनों की बात करेंगे आगे, ठीक है ना। नामकरण के बाद उसका वर्गीकरण करेंगे, उसको उसके व्यवस्थित समूह या जीवों के एक ग्रुप है उस ग्रुप में रख देंगे। अब ग्रुप में रखेंगे तो उसके उद्विकासीय अध्ययन करेंगे। देखो वर्गीकरण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, जितना आसान समझना और जितना आसान लगता है ये शब्द उतना आसान है नहीं। इसके अंदर मिलते ही जीव की समानताओं के आधार पर वर्गीकरण करके रख दिया, लेकिन सिस्टमैटिक्स के अंदर उद्विकासीय, जैसे कोई जीव है उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके वर्तमान तक का अध्ययन किया जाता है, और वर्तमान तक के अध्ययन, उत्पत्ति से वर्तमान तक के अध्ययन करके प्राप्त लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है, उद्विकासीय अध्ययन कहलाता है। तो ये चीज करेंगे हम सिस्टमैटिक्स के अंदर, और इसके बारे में किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने। उसकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी के सिस्टम से बने सिस्टमैटिक्स। ये आधुनिक वर्गीकरण के पिता भी हैं कैरोलस लीनियस, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति और 2 जगत वर्गीकरण दिया था, और यही वो बंदा है जिसने 5वां पॉइंट उद्विकासीय अध्ययन के ऊपर जोर देके वर्गीकरण को और भी शुद्ध कर दिया था। तो ये तो थी टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की बात। अगर आगे हम एक अगले टॉपिक की बात करें तो वो टॉपिक है नामकरण। तो इसको मिटा देते हैं। हम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चल रहे हैं डिट्टो, है ना, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है, और बेसिक नॉलेज की बात करें तो एनसीईआरटी का क्लियर होना जरूरी है। तो हम इस क्लास, जो बेसिक क्लास है ये, और बेसिक क्लास के अंदर हम केवल एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी बात करेंगे, फाउंडेशन लेवल की बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे। फाउंडेशन लेवल के लिए हम बात करेंगे तो वो क्लासेस बाइलिंगुअल निकलेंगी, और एक सेपरेट क्लास और निकलेगी इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, केवल एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए, हर एक जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो कैसे भी हो, जहाँ पे 11th 12th का सिलेबस इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की क्यों ना हो,
उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी 11th-12th का सिलेबस आता है सेकंड पेपर के अंदर। देखो अगला टॉपिक है नामकरण। आपने कभी सुना है कि कभी किसी को कोई बच्चा होता है, तो जो बच्चा होता है तो सबसे पहले कुछ दिन उसको पैदा हो जाता है, वो आता है, घर में आता है, तो कुछ दिन बाद उसको उसकी पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है। जैसे हम सभी के पास एक नाम है, मेरा नाम बीके है, आपका नाम कुछ और होगा, किसी का विष्णु होगा, किसी का सतीश होगा, किसी का अन्नू होगा, किसी का आंसू होगा, किसी का क्या होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे नाम है, सभी के नाम बहुत प्यारे हैं, ठीक है ना। तो ये जो नाम है वो हमें अपनी पहचान के लिए दिए जाते हैं। तो नामकरण अगर हम इसको तोड़े, इंग्लिश में नोमेनकल्चर कहते हैं इसको, नामकरण। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो नाम और एक करण। करण का मतलब है करना, नाम का मतलब है एक विशेष पहचान, शब्द चिन्ह देना, ठीक है, विशिष्ट पहचान चिन्ह करना, ठीक है ना, इसका मतलब नाम। तो किसी भी जीव का उसकी पहचान के लिए शब्द चिन्ह जो दिया जाता है उसे हम नाम कहते हैं, और उस किसी जीव का नाम करना या देना, शब्द चिन्ह दिया जाना, क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। देखो बेटा, किसी भी जीव के नामकरण की बात करें तो आपका चाहे एक ही नाम हो, फिर भी दो नाम होते हैं, हर जीव के दो नाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जो नाम है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्षेत्रीय विशेष नाम, और एक होता है वैज्ञानिक नाम, ठीक है। क्षेत्रीय विशेष नाम क्षेत्र के अनुरूप होता है, अनुरूप होता है, और क्षेत्र बदलने पर, क्षेत्र मतलब स्थान, बदलने पर बदल जाता है। अगर क्षेत्र बदलेगा तो उसके बदलने पर बदल जाएगा, एग्जाम्पल से समझाएंगे हम। लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है, एक बार किसी का वैज्ञानिक नाम कर दिया जाए तो पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब जो जीव होता है उस जीव का नाम किया जाता है। तो नाम दो प्रकार का होता है, क्षेत्रीय नाम और वैज्ञानिक नाम। क्षेत्रीय नाम क्षेत्र के हिसाब से कैसे बदलेगा, देखो इसको मिटा देते हैं इधर से ना। क्षेत्रीय नाम, जैसे कोई आदमी है कालूराम, अब कालूराम है तो आदमी, सजीव है, उसका नामकरण भी कर दिया घर वालों ने और उसका नाम रख दिया कालूराम। एक सजीव लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नाम है, वो है कालूराम, ठीक है। कालूराम का जो जन्म स्थान है
उस जगह इसे कहते हैं काल्या। और जन्म स्थान है गांव। अब गांव है, कोई भी गांव है वो एक क्षेत्र हो गया, कोई भी गांव एक क्षेत्र हो गया, वहां पे कहते हैं काल्या। इसका ससुराल है इसके गांव से 20 किलोमीटर दूर, और 20 किलोमीटर दूर इसका नाम है कल्लू जी। ओके। और इसका जो स्कूल है, स्कूल में नाम है कालूराम। कालूराम। तो काल्या, कल्लू, कालू। अब ये स्कूल अलग जगह हो गई, अलग क्षेत्र हो गया। ससुराल 20 किलोमीटर दूर है तो ये अलग गांव हो गया, तो अलग क्षेत्र हो गया। यहाँ पे कल्लू जी, और हकीकत में नाम में क्या है? कालूराम। तो ये तो हो गया क्षेत्रीय नाम, क्षेत्र के हिसाब से बदल गए। पर जो कालूराम है इसका वैज्ञानिक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है ललाओ, वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। सेपियंस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। आप पढ़ते हो होमो सेपियंस, तो बेटा हम होमो सेपियंस की सब जातियां उपजाति हैं, और उपजाति के लिए हमेशा जाति का ही शब्द लिखा जाता है, तो जाति 2 बार लिखी जाती है, होमो सेपियंस, सेपियंस। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, क्योंकि ये मानव है, मानव है बेटा, वो सभी होमो सेपियंस, सेपियंस नाम से जाने जाएंगे। पूरी पृथ्वी पर एक ही नाम से जाने जाएंगे, लेकिन हर किसी का क्षेत्रीय नाम अलग अलग होता है, जिसको हम कहते हैं निकनेम। वैसे जैसे आम है, एक ऐसा एग्जांपल ले लो, आम है, आम को हमारे गांव में कहते हैं कैरिया, आपके गांव में कहते होंगे कैरी, कई कहते हैं कच्चा आम, कई कहते हैं आम। तो हर क्षेत्र के हिसाब से उसका नाम अलग अलग हो गया। एक गांव में उसको अलग नाम से जाना जाता है, दूसरे गांव में अलग नाम से, तीसरे में अलग। तो एक क्षेत्र विशेष के आधार पर उनको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। तो इस नाम, इन नामों को हम क्षेत्रीय नाम कहते हैं, और क्षेत्रीय नाम हमेशा क्षेत्र के हिसाब से परिवर्तनशील रहते हैं। लेकिन जो उसका वैज्ञानिक नाम है वो मेंजीफेरा इंडिका है, और मेंजीफेरा जो इंडिका उसका नाम है, वो वैज्ञानिक नाम है, एक बॉटनिकल नाम है उसका, ठीक है, वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम है। और जो वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम है बेटा, उसको पूरे विश्व में, आम को कहीं भी आप जाओ, कहीं पे आप अमेरिका जाके बोलो कैरिया का पेड़ है क्या, तो कैरिया नहीं समझेंगे वो। लेकिन आप बोलोगे ना, वो गूगल भी करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप बोलोगे कि मेंजीफेरा इंडिका है क्या, वो कि मेंजीफेरा इंडिका का पेड़ कहाँ है भाई, तो मेंजीफेरा इंडिका वर्ड वो डालेगा तो उसको मिल जाएगा गूगल पे भी कि ये आम की बात कर रहा है। तो वो एक स्पेशल नाम है। आप इंग्लिश में उससे पूछो, अगर उसको साइंटिफिक नॉलेज होगी, वो जानता होगा साइंटिफिक नेम प्लांटों के, तो आपको बता देगा भाई वो रहा आपका कैरिया। तो क्षेत्र के हिसाब से नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक जीव का एक ही होता है, दूसरा नाम भी नहीं होता। जैसे ह्यूमंस, जितने भी मानव जाति है, मानव जाति के जितने भी सदस्य हैं, मैं हूं, आप हो, घर वाले जो भी हैं, जितने भी मित्रगण सब है, उन सभी का होमो सेपियंस सेपियंस वैज्ञानिक नाम है, जबकि हमारा क्षेत्रीय नाम अलग अलग है। एक जगह हमको अलग नाम से जाना जाता है, दूसरी जगह किसी ने हमारा नाम अलग रख रखा है। हम काले हैं तो कालिया रख रखा है, गोरे हैं तो गोरिया रख रखा है, जबकि हमारा नाम अलग है। विष्णु है सपोज करो, तो विष्णु है तो विष्णु, कालिया, गोरिया, ठीक है ना, विशु, ये सब क्षेत्रीय नाम है, क्षेत्र के हिसाब से बदल जाते हैं। तो क्षेत्र जितने बदलेंगे नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नाम एक ही होता है। तो इसका मतलब नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्षेत्रीय नाम और एक वैज्ञानिक नाम। ओके, नामकरण का जो वैज्ञानिक नाम है, क्षेत्रीय नाम तो आप कैसे भी रख दो,
क्षेत्रीय नाम तो कैसे भी क्षेत्र के हिसाब से पड़ जाते हैं, क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो अपने हिसाब से ये नाम रख देती है, अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम हमेशा नियमों के हिसाब से दिए जाते हैं, और वैज्ञानिक नाम नियमों के हिसाब से दिए जाते हैं, इसीलिए वो विशेष नाम होते हैं। एक तो क्षेत्रीय नाम और एक विशेष नाम, तो हम विशिष्ट नाम या विशेष नाम कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक नामकरण की बात करें, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण। देखो, हमने भी थोड़ी देर पहले एक आदमी की बात की थी, और वो आदमी था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इस भाई साहब ने दो काम किए थे, बहुत अच्छे किए थे। एक तो दो जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी, वर्गीकरण प्रणाली, इसीलिए इसको वर्गीकरण का पिता कहते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया। इस वर्गीकरण प्रणाली के अंदर बंदे ने जितने भी सजीव थे, हमने भी पढ़ा पृथ्वी पर सजीव जगत होता है शुरू शुरू में, उस पूरे सजीव जगत को दो भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया पादप जगत, इसके अंदर सभी पादपों को रख दिया इसने, और एक बना दिया इसने जंतु जगत। अब जब इसने जंतु जगत और पादप जगत बनाया, तो पादपों के अंदर पादपों को रख दिया, जंतुओं के अंदर जंतुओं को रख दिया, तो दो जगत बन गए। तो बेटा इसने कहा कि ये जगत तो बना दिए, इनमें पाए जाने वाले जीवों का नामकरण भी होना चाहिए। तो इन्होंने उनका नामकरण किया बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक नियमों के हिसाब से। और इसने जो नामकरण किया वो थे वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नामकरण पद्धति थी। और वैज्ञानिक नामकरण ये जो पद्धति थी, इसका नाम था द्विनाम पद्धति। नामकरण की द्विनाम पद्धति नाम कहते हैं वैसे इसको। ये पद्धति भी इस बंदे ने ही दी थी, और ये भी इसी ने दी थी, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, द्विनाम पद्धति की बात करें तो देखो क्या बात है, इसने कहा पादप जगत और जंतु जगत। तो वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बेटा हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायो में इसको कहते हैं बॉटनी। मतलब बॉटनी के अंदर एक ब्रांच है बॉटनी, वनस्पति शास्त्र, जिसके अंदर पादपों को पढ़ा जाता है और जंतुओं को पढ़ा जाता है जूलॉजी। तो दोनों ही अलग अलग शाखाओं के जीव हो गए, जीव विज्ञान की दो शाखाएं बट गई मुख्यतः। अब बॉटनी के अंदर जो नामकरण होता है वो करता है आईसीबीएन, और जूलॉजी के अंदर जो नामकरण करता है वो करता है आईसीजेडएन। अब आईसीबीएन और आईसीजेडएन का मतलब क्या होता है, आईसीबीएन आईसीजेडएन दोनों की दोनों संस्थाएं हैं। क्या है, संस्थाएं हैं बेटा, जो नामकरण करती हैं। आईसीबीएन पादपों का करती है और आईसीजेडएन जंतुओं का करती है। तो आईसीबीएन का जो नाम है, देखो दोनों के दोनों संघ है, संहिता है। हिंदी में बात करें तो देखो आईसीबीएन, मैं यहां इसके बारे में बात करता पर इधर करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार। आईसीबीएन का नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर।
इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर। देखो, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संहिता होती है ये। एक बार दोनों का लिख देते हैं एक साथ, ICBN और सेकंड था ICZN। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। अब देखो, इंग्लिश में लिखने का एक रीजन है, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। अगर हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो पूरे विश्व में एक ही होता है, तो इसका मतलब नेशनल की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये अर्थ है, और इस अर्थ पे अगर हर कोने की बात करेंगे तो होगा इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। कोड, एक कोड होता है, नाम कोड होता है, एक कोड दिया जाता है हर जीव को। बॉटनिकल, ये देखो ICBN, बी का नाम है बॉटनिकल, बॉटनी से निकल क्या है बी, तो जहां पे बी होगा वो पादपों का क्या करेगा, नोमेनकल्चर करेगा। और एन का मतलब होता है नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर का मतलब होता है नामकरण। तो बॉटनिकल का मतलब होता है वानस्पतिक, और वानस्पतिक का मतलब है क्या, वानस्पतिक का मतलब है पादप। तो पादपों का अध्ययन, पादपों का नामकरण जो संघ करता है या जो संस्था करती है उसको ICBN कहते हैं। कोई भी पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम यदि कोई साइंटिस्ट रखता है तो उसको मान्यता देता है ICBN। कौन देता है, ICBN। और ICZN की बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, क्योंकि जो जेड आया है वो आया जूलॉजी से। ओके, और जेड जूलॉजी से आया है, तो जूलॉजी का मतलब होता है कि जंतुओं का नामकरण किया जाता है जूलॉजी के अंदर। किसका किया जाता है, जंतुओं का। और नोमेनकल्चर का मतलब होता है नामकरण। तो अंतरराष्ट्रीय एक संहिता है या संघ है या संस्था है जो क्या करती है, जानवरों का नामकरण करती है। यदि कोई भी वैज्ञानिक किसी भी जानवर का, जंतु का नामकरण करेगा तो उसको ICZN से परमिट करवाने की जरूरत होती है। जब तक ICZN उसको लागू नहीं करेगा वह वैज्ञानिक नाम लागू नहीं होगा। तो एक छोटा सा नामकरण है, देखो, बॉटनिकल का मतलब होता है, बॉटनिकल का मतलब होता है वानस्पतिक, नोमेनकल्चर का मतलब होता है नामकरण, और अंतरराष्ट्रीय। तो ICBN का यदि हम बात करें, ICBN के नाम की, तो इसका नाम होगा अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संहिता। और ICZN का होगा अंतरराष्ट्रीय प्राणी शास्त्रीय, क्योंकि जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी शास्त्रीय, प्राणी शास्त्रीय नामकरण संहिता। तो इसका मतलब क्या है कि ICZN वो संस्था है जो जंतुओं के नामकरण को परमिट करती है। ICZN ने किसी जंतु के नामकरण को परमिट दे दी ना, तो पूरे विश्व में उसी नाम के द्वारा उस जंतु को जाना जाएगा। वैज्ञानिक नाम एक ही होगा, फिर कोई कितने ही नाम रख ले वो नहीं रखे जाएंगे।
ठीक है ना। किसी जानवर, जंतु या पादप का, किसी भी सजीव का जो नाम पहले रखा जाता है वैज्ञानिक नाम, वो सही हो या गलत हो, वही उसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद उसके चाहे 50 वैज्ञानिक नाम रख दो, वो सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। उसको उसी नाम से जाना जाएगा जो पहला नाम होता है। तो नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है, नामकरण की द्विनाम पद्धति, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। देखो, ये जो दी थी, ये दी थी प्रतिपादित की थी कैरोलस लीनियस ने। कई बार आती है ये, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित की थी। और इस द्विनाम पद्धति के अंदर किसी भी जाति के, किसी भी जाति के नामकरण द्विनाम पद्धति के का नामकरण, या जाति या जीव का नामकरण, ठीक है ना, किसी भी जाति या जीव का नामकरण जीव लिख देते हैं, जीव का नामकरण द्विनाम पद्धति के नियमों के आधार पर दिया जाता है। आधार पर दिया जाता है। इसका मतलब यह है भैया कि किसी भी जीव को या किसी भी जाति को कोई भी आप नाम दे दो, वो जो नाम है वो उसके नियमों के आधार पर दिए जाते हैं। इसका मतलब नियम फॉलो करना जरूरी है। यदि कोई नाम नियम फॉलो नहीं करता है तो उसको मान्यता नहीं देगा। कौन? आईसीबीएन है या आईसीजेड है, ठीक है ना। वैसे बैक्टीरियल नाम के लिए भी होता है, वायरसों के नाम करने की संस्था अलग होती है, ठीक है ना। फंगल का नाम, फंगस जो होते हैं, कवकों के नामकरण करने की संस्था अलग होती है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अंदर दो ही दे रखे हैं, आईसीबीएन और आईसीजेड है, तो अच्छे से ध्यान रखना इनका। देखो, द्विनाम पद्धति के लिए, द्विनाम पद्धति क्यों कहते हैं कि नामकरण करते हैं उसमें दो पद आते हैं। नामकरण के अंदर दो पद काम में लिए जाते हैं, और एक तो वो दो पद है, एक तो वंश और एक जाति संकेत पद। तो किसी भी जाति या जीव का नामकरण करेंगे तो जीव के नामकरण के लिए पहले उसका वंश लिखेंगे, फिर जाति संकेत पद लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये दो पद लिए जाते हैं नामकरण के लिए, इसीलिए इसको द्विपद नामकरण या द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। जैसे कोई जीव है, मैं आपको नॉर्मली फॉर्म एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। कोई जीव है ए का यदि नामकरण करेंगे, नामकरण करेंगे ए का, तो नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इसका वंश का नाम लिखेंगे। वंश का नाम लिखने के बाद इसके बाद इसका जाति संकेत पद लिखेंगे। जाति संकेत पद, जब जाति संकेत पद लिख देंगे तो यह हो जाएगा इसका द्विपद नामकरण या वैज्ञानिक नाम। जैसे आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम, ये सामान्य नाम है, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम क्या हो गया? वंश हो गया, और ये क्या हो गया? जाति संकेत पद हो गया। तो इस तरीके से दो पद काम में लिए जाते हैं। एक तो पहला, सबसे पहले द्विपद नाम या वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए द्विनाम पद्धति के अनुसार जीव का पहले वंश का नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसका जाति संकेत पद लिखा जाता है। पहला नियम।
दूसरा जो नियम है इसका वो है, यदि हम नाम हाथ से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं या टाइप करते हैं, तो नीचे अंडरलाइन खींचेंगे। नहीं खींचा तो भी नाम गलत हो जाएगा। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम हमने नाम लिखा, आलू का वैज्ञानिक नाम, तो इसके नीचे ऐसे बेटा लाइन खींचना जरूरी है। ये तो वंश हो गया, ये हो गई जाति। ऐसे लाइन खींचना जरूरी है, लाइन नहीं खींचा तो भी ये गलत हो जाएगा। तीसरा नियम है, नाम छापते समय इटैलिक स्टाइल में, मतलब तिरछे करके इटैलिक स्टाइल में छापेंगे। अगर आपने नाम छाप दिया और नामों को तिरछा नहीं किया, जैसे एक तो होता है सीधा, एक तो लिखते हैं ऐसे और एक लिखते हैं ऐसे या फिर ऐसे, तो ऐसे तो नहीं करेंगे हम, ऐसे इधर ही करेंगे, इधर ऐसे तिरछे लिखेंगे ऐसे। अगर इटैलिक स्टाइलिक में ये होता है इटैलिक स्टाइल, तिरछा लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, तो छापेंगे तो नाम को तिरछा लिखेंगे। तिरछा लिखेंगे तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ये इसका तीसरा नियम है। चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट नियम है नामकरण करने का, वो है, ये लैटिन भाषा के व्युत्पन्न होते हैं। जो वैज्ञानिक नाम, ये द्विपद नाम के अंदर जो नाम होते हैं वो वैज्ञानिक भाषा के क्या होते हैं, लैटिन भाषा के व्युत्पन्न होते हैं। जैसे बात करें, वंश का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद जाति का नाम लिखेंगे, ये तो हमें यही पता चल गया था कि वंश का पहले लिखेंगे, जाति का उसके बाद में लिखेंगे, तो उसका वैज्ञानिक नाम होगा, ठीक है ना। और इनको हम हाथ से लिखेंगे या टाइप करेंगे तो इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे और छापेंगे तो तिरछे छापेंगे। अगर अंग्रेजी में नाम लिख रहे हैं, अंग्रेजी में नाम लिखते समय अंग्रेजी में नाम लिखते समय क्या करेंगे, अंग्रेजी में नाम लिखते समय जो वंश है, वंश का पहला जो वर्ड है अंग्रेजी का वो बड़ा और उसके बाद सभी छोटे होंगे। जाति का नाम पूरा छोटा होगा, एक भी अक्षर बड़ा नहीं होगा। लिखते समय वंश का प्रथम अक्षर बड़ा और उसके बाद सभी अक्षर छोटे होंगे। तो ये एक नियम है कि अगर आप अंग्रेजी में नाम लिख रहे हो तो वंश का नाम का पहला अक्षर, जैसे मेंजीफेरा इंडिका नाम है आम का, तो मेंजीफेरा में एम बड़ा और उसके बाद सभी छोटे होंगे। जैसे हम एग्जांपल लें, आम का ले लेते हैं, एक फ्रूट है, फल है आम, आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। मैंगो को है किसी के पास तो मांग लो, देखो मैंगो, इसका नाम है मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा के अंदर जो ये एम है प्रथम अक्षर, ये वंश है, ये वंश नाम है।
और ये है जाति संकेत पद। हाथ से लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन करेंगे, छापेंगे तो अंडरलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इटैलिक स्टाइल में कर देंगे, तिरछे लिख देंगे, थोड़ा तिरछा लिखना होगा, इटैलिक स्टाइल, ठीक है। ये लैटिन भाषा के व्युत्पन्न होते हैं। इसमें प्रथम अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी छोटे होंगे, और जाति संकेत पद पूरे के पूरे छोटे अक्षर में होंगे। आई बात समझ में? ये नियम ये कह रहा है वंश का नाम पहले लिखेंगे प्रथम, क्या लिखेंगे? वंश का नाम, और द्वितीय नाम लिखेंगे जाति संकेत पद। तो द्विपद हो गए ये, इसीलिए इसे द्विपद या द्विनाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसी को वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। ये बात कर चुके हैं, तिरछे लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हम लिखेंगे या टाइप करेंगे तो, ठीक है ना। एक और चीज है, यदि हम जैसे मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया था, वैज्ञानिक नाम देने वाले व्यक्ति का नाम जाति संकेत पद के बाद रोमन अक्षर में लिखते हैं। इसका मतलब है अगर जाति संकेत पद में रोमन अक्षर में नाम लिखेंगे, अगर जाति संकेत पद के बाद हमको क्या लिखना है कि मैंजीफेरा इंडिका नाम किसने दिया था? भैया पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी है। कहां गया बंदा? ये कैरोलस लिनियस ने दी था। अब कैरोलस लिनियस के व्यक्ति का नाम लिखेंगे, लेकिन व्यक्ति का नाम कैसा लिखेंगे? संकेत रूप में लिखेंगे, संकेत रूप में नाम लिखेंगे, रूप में नाम लिखेंगे, ताकि जब कभी इस नाम को पढ़ा जाए तो यह भी पता रहे कि यह नाम दिया किसने था। तो जैसे कैरोलस लिनियस का बहुत बड़ा नाम है, और जिन जिन जानवरों पौधों का कैरोलस लिनियस ने नाम दिया था, तो उनके पीछे कैरोलस लिनियस का नाम भी लिखा गया है। और कैरोलस लिनियस के नाम के लिए जो वर्ड लिया है, शब्द लिया है, वो लिया है संकेत शब्द लिन, LINN, लिन। तो इसका हिंदी में नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये है पूरा वैज्ञानिक नाम, ये पूरा वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। इनके लिए तो अंडरलाइन वाला थ्योरी है, इटैलिक स्टाइल में छापते हैं तब। और तीसरे नंबर पे जो नाम लिया है लिन का जाति संकेत पद के बाद में, तो जो भी वैज्ञानिक है जिसने भी किसी भी जीव या पादप का नाम दिया है, उसका नाम हमेशा जाति संकेत पद के बाद में लिखते हैं। ना तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ना ही उसको तिरछा लिखते हैं। यदि इसको लिखते टाइम या टाइप करते टाइम अंडरलाइन कर दिया तो भी ये गलत हो जाएगा, और छापते टाइम यदि इसको तिरछा कर दिया, इसको इटैलिक स्टाइल में कर दिया, थोड़ा तिरछा करके लिख दिया वंश और जाति संकेत पद की तरह, तो भैया तो भी ये नाम गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, खोजकर्ता के नाम को जाति संकेत पद के बाद में लिखते हैं, और उसका संकेत रूप लिखते हैं। नाम का भी क्या लिखते हैं? संकेत रूप। उसको रोमन या सामान्य अक्षरों में लिखा जाता है, उसको इटैलिक स्टाइल में नहीं लिखा जाता, ना ही उसको अंडरलाइन किया जाता है। तो ये थे नामकरण की पद्धति, और इसी पद्धति को कहते हैं द्विनाम पद्धति नामकरण की, जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। आई बात समझ में? ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण टॉपिक को हम थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और थर्ड क्लास के अंदर ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके एमसीक्यू जितने भी हैं, और 5 साल के अंदर जो बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं इस क्लास को। आगे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।